गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम बात कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्या बात कर रहे थे? आज बायोटेक्नोलॉजी की बात थी। तो बायोटेक्नोलॉजी और उससे जुड़े हुए इश्यूज हैं, उनकी बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स क्वेश्चंस हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा रहते हैं। उनमें से एक ये है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता ही है, आपको लिखना है लगभग। तो प्री में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और मेंस में भी रहते हैं। तो इसमें जो हम लोग कवर करेंगे वो पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको बता दूं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसको तैयार करेंगे तो वही डेफिनेशन से तैयार करना है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कितने टाइप की बायोटेक्नोलॉजी होती है। फिर वही चीज़ है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। यूजेस, एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स हैं वही यूजेस हैं, वही एप्लीकेशंस हैं। चाहे बेनिफिट्स पूछ ले, चाहे यूजेस पूछ ले, चाहे एप्लीकेशंस पूछ ले। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं, एंड चैलेंजेस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या चैलेंज है, एंड व्हाट शुड बी डन, वे फॉरवर्ड। चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए समाधान क्या है, करना क्या होगा। बट ये गवर्नमेंट के लेवल पर ही है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे तो बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सब्जेक्ट दिला सकते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन करा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है कुछ। इसके अलावा और जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो लिखिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेम सेल टेक्निक, स्टेम सेल टेक्निक जो बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, स्टेम सेल टेक्निक। पहले हमने जो सरोगेसी शायद डिस्कस किया था, तो वो सरोगेसी में भी IVF होता है, ART होता है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है एक तरह से। तो IVF हो रही है। फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रियल DNA टेक्नोलॉजी, MTT, या मैटरनल इनहेरिटेंस। एक और जो खबरों में रहता है, 3 पेरेंट बेबी, 3 पेरेंट बेबी। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको लिखवाई ये खूब चर्चा में है। तो ये करंट अफेयर्स में है, इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा इसका। इसके अलावा जो हमेशा जनरल क्वेश्चंस हैं, GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, टर्मिनेटर सीड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं बची हुई आपको आज इससे ज़्यादा हम करवा भी नहीं पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इनमें से जितना हम कर सकें। नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड सेशन लेंगे, बची हुई चीज़ें उसमें करेंगे। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन करना होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है इंजीनियरिंग, इसलिए इसको कई बार जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स में। यहाँ आपको जो मेरे पुराने लेक्चर हैं वो बेसिक्स आपको वहाँ से लेना है। पुराने लेक्चर आप ढूंढ लीजिएगा, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के, चाहे जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्या क्या बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, क्योंकि नई ब्रांच है साइटोजेनेटिक्स।
मीन्स साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को साथ में पढ़ा जाता है। साइटोलॉजी में स्टडी होती है सेल ऑर्गेनेल्स की, और ये सेल ऑर्गेनेल्स पे ही बायोटेक्नोलॉजी चलती है, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल्स पे ही बायोटेक्नोलॉजी चलती है, इसलिए साइटोजेनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमेशा जब साइटोलॉजी की बात होती तो सेल ऑर्गेनेल्स के, सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक तो सिंपल स्ट्रक्चर और दूसरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और देखिए, जब हम मोटी बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं और उसके ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, तब तक वो साइटोलॉजी है। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? साइटोलॉजी। लेकिन जब हम इसके अंदर चले जाते हैं और हम बायोमोलिक्यूल्स पे चले जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कई प्रकार के हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, है ना। अमीनो एसिड सबसे बेसिक मॉलिक्यूल है, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ग्लिसरॉल, न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए, आरएनए, जीन्स। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसी टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इसी सब्जेक्ट का नाम हो जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सब्जेक्ट का नाम समझ में आ रहा है? कब वो साइटोलॉजी है, कब वो साइटोजेनेटिक्स है, कब वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। जब हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। सो व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जो वसा है उसका ग्लिसरॉल। तो वसा का सिंपलेस्ट फॉर्म, और फिर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, these are biomolecules, ठीक है ना। तो ये क्लियर। तो यहां जब स्टडी आप इस लेवल पे करोगे तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो कई बार सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कई बार जो ब्रॉड लेवल पे बोलते हैं तो उसको साइटोजेनेटिक्स नहीं बोलते, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन हम अब इनहेरिटेंस को ले आए, डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच करके क्या कैरेक्टर दे रहा है, किस प्रकार का लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि आप मेंडेलियन जेनेटिक्स ले आए हो, तो इसका मतलब है कि आप जेनेटिक्स ले आए हो, ठीक है ना। तब वो चीज़ें आएंगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूलर फंक्शंस हैं, किसके? डीएनए के और आरएनए के। डीएनए क्या करेगा, आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तब जीन आता है तो वो जेनेटिक्स भी होता है, तब वो साइटोजेनेटिक्स बन जाता है, ठीक है ना। तब वो साइट, तो ये सब्जेक्ट का परिचय हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो ये इससे एडवांस है। यहाँ हम डीएनए में फेरबदल करेंगे, जीन्स में फेरबदल करेंगे। अब जीन्स क्या है, डीएनए क्या है? डीएनए तो आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियस में रहता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। बट जीन्स क्या है? जीन्स वो है कि जीन्स का, यानी डीएनए जब प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस होता है तो डीएनए का उतना सेगमेंट, डीएनए का वो हिस्सा जो एक प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिंगल प्रोटीन। जनरली 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी, अगर आपने सुना हो तो बहुत फेमस थ्योरी है, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। सो व्हाट आर एंजाइम्स? ऑल एंजाइम्स आर एक्सक्लूसिवली प्रोटीन। जितने भी एंजाइम हैं वो सब प्रोटीन है। तो एंजाइम मीन्स प्रोटीन, हमेशा एंजाइम का मतलब ही प्रोटीन होता है। बट
ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक्सक्लूसिवली प्रोटीन। कोई दूसरा होता ही नहीं है। एंजाइम को भी दूसरी चीज नहीं होती है। एंजाइम हमेशा कौन होंगे? प्रोटीन ही होंगे। इसलिए एंजाइम सिंथेसिस, बायोटेक्नोलॉजी से हम एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। एंजाइम टेक्नोलॉजी, एंजाइम इंडस्ट्री, यहाँ तक कि बेकरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारा पूरा एंजाइम का खेल है। एंजाइम टेक्नोलॉजी ही इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, देखा जाए तो बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है, और वो जो एंजाइम है वो ही प्रोटीन है। तो सारा प्रोटीन का खेल है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत क्लोजली रिलेटेड है प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस से, क्योंकि उसकी पूरे उसमें क्लोनिंग होती है या कुछ भी होता है, और जो भी एक्सप्रेशन होता है वो प्रोटीन के रूप में होता है बायोटेक्नोलॉजी में। इसलिए उसकी एक ब्रांच है, उसकी स्टडी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एंड अमीनो एसिड्स टाइप, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स, स्टडी ऑफ प्रोटीन, प्रोटियोमिक्स एंड स्टडी ऑफ जीन्स एंड प्रोसेस, जेनेटिक फंक्शंस, खास करके जीन्स का फंक्शन, यानी वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, जीनोमिक्स। ये दोनों नई ब्रांच है और ये क्लोजली रिलेटेड है, मतलब उसी का पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। इसके अलावा थोड़ी और चीजें हैं, जैसे ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसजेनिक्स क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आप किसी एनिमल में छेड़छाड़ करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल को लेंगे, खास करके एनिमल। कई बार प्लांट के लिए भी हम ट्रांसजेनिक वर्ड यूज कर देते हैं। प्लांट में छेड़छाड़ करेंगे और उसमें कुछ उसके लक्षणों को बदलेंगे, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, वो चीजें हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अभी एक जो मैं अभी पढ़ रहा था, तो क्रिस्पर Cas9 के किट मिलते हैं यूएस में, $50 के आसपास क्रिस्पर Cas9 का किट मिलता है। आप लाइए, एक मेंढक खरीदिए, मेंढक में इंजेक्ट करिए क्रिस्पर Cas9, और वो फिर अंदर जा करके ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करेगा, बायोल्यूमिनेसेंस। तो जुगनू वाला, जो जुगनू चमकता है, तो वैसा चमकने लग जाएगा मेंढक। रात में उसको कहीं रख दीजिए, वो चमकता हुआ, कूदता हुआ दिखेगा आपको। 15 दिन बाद उसमें वो कैरेक्टर आ जाएंगे, मीन्स वो प्रोटीन बनने लगे। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन है जिससे वो चमक पैदा होती है जुगनू में। तो उसने ल्यूसीफेरिन का एंजाइम लिया और उसको क्रिस्पर Cas9 में लिया और उसने उसका बायोटेक्नोलॉजी से वो बना दिया। तो वो जो फ्रॉग जो अब चमक रहा है वो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक फ्रॉग। ट्रांसजेनिक फ्रॉग। तो ट्रांसजेनिक्स क्या होता है समझ में आ गया? एडिटेड एनिमल जिसमें एडिटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और ये एडिटिंग ही बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, एडिटिंग। तो मुझे लगता है चीज समझ में आ रही है। तो मैंने पहले तो आपको सब्जेक्ट का परिचय और वो दिया। अब बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स और एनिमल, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर उसके जीन्स में बदलाव करना, डीएनए में बदलाव करना। अब यहां पर डेफिनेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आएगी, मानवता की भलाई के लिए। यह बदलाव किस लिए होना चाहिए? मानवता की भलाई के लिए, ठीक है। वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेलबींग ऑफ ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मानव समाज की सेवा के लिए। बायोटेक्नोलॉजी की ये पहली शर्त है कि वो ह्यूमन से सोसाइटी की सेवा करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, चाहे डेयरी में यूज करेंगे, चाहे हम लोग दवाइयों के रूप में लें, चाहे किसी एनिमल में यूज करें। अगर मानवता की भलाई नहीं हो रही है तो फिर वो बायोटेक्नोलॉजी के उस क्षेत्र में नहीं आएगी। तो आज जाकर के थोड़ा सा लिखिए,
गूगल में लिखेंगे टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो आपको एक पूरा चार्ट आ जाएगा। वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे, रेड बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग कलर आ जाएंगे, कलरफुल बायोटेक्नोलॉजी। तो वो हो जाएंगे टाइप्स, बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार। तो जाकर के गूगल में लिखिएगा बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपको इमेजेस में जाएंगे तो इन्फोग्राफिक में वो आपको दे देगा। वो जो कलरफुल बायोटेक्नोलॉजी लिखी हुई है अलग अलग, उनको जाकर के नोट करिए, सामने लिखा हुआ है कि किसको क्या कहेंगे, वो याद कर लीजिए, ये टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। सिंपल सा टास्क है, ठीक है। अब देखते हैं वाकई में कौन सी टेक्निक काम करती है। तो मैंने बहुत बार पहले 3-4 लेक्चर तो हो गए होंगे बायोटेक्नोलॉजी पे, चूंकि अभी है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो इसमें काम करती है वो कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट नाम अगर आप देखें तो इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। पुनर्संयोजी हिंदी में बोलते हैं, पुनर्संयोजी, फिर से संयोजन करना, फिर से जोड़ना, उसको रिकॉम्बाइन करना, डीएनए को रिकम्बाइन करना। लेकिन पहले तो ब्रेक करेंगे तभी तो उसको रिकम्बाइन करेंगे। तो दोनों को ब्रेक करते हैं। किन दोनों को ब्रेक करते हैं? जिसको हम लोग होस्ट बना रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं, उसको भी, और उसको भी ब्रेक करते हैं जो डिजायर्ड डीएनए है, जिसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है, जिसका प्रोडक्ट बनाना है, जिसका प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसको भी कट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का पहले हो गया डेफिनेशन, देन टाइप्स एंड देन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नोबेल प्राइज सभी पे मिले। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, चाहे स्टेम सेल कह रहा हूँ, चाहे ये कह रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी बात, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, हर साल कहीं न कहीं कोई न कोई फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज चिपका हुआ है इसके साथ। सभी चीज़ों पे अलग अलग सालों में नोबेल प्राइज मिले हैं। डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक 52 वहाँ उस ज़माने से, उसकी एक एक चीज़, ऑटो रेडियोग्राफी पे भी, इसके और तमाम चीज़ों पे, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अभी हम यहीं फोकस करेंगे। वो जनरल साइंस में पढ़ेंगे हम लोग। जनरल साइंस में जब बायो साइंसेस पढ़ेंगे तब वहाँ इस बेसिक्स को करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ जो आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ जो जाननी है वो क्या क्या हो गया? फील्ड्स, किस फील्ड में, वो आपको टाइप्स लिखोगे तो फील्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस आ जाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। बट अभी हम जो टेक्नोलॉजी जो जान रहे हैं इसमें एक और वर्ड लिख लीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए एक और वर्ड यूज होता है, काइमेरिक डीएनए, CHIMERIC, काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इसको। तो इस प्रोसेस को 3-4 उसमें लिख लीजिए स्टेप्स में। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। सबसे पहले आप निकालेंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए, ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ पहले, तो रिपीट हो रहा है ये। पहले कई सारी क्लासेस में आप पुराना बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें मिल जाएगा। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। डीएनए का वो टुकड़ा जिसे आप प्रोटीन सिंथेसिस करवाना चाहते हैं बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया में जो आप प्रोटीन सिंथेसिस कराना चाहते हैं उसका टुकड़ा सबसे पहले हासिल करना होगा। देन सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, उस टुकड़े को जिस पे चिपकाएंगे वो होगा वेक्टर। सो सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, सेकंड पॉइंट। ये प्रोसेस डायग्राम में आपको बनानी पड़ेगी एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम लिखेंगे तब आप डायग्राम में इसको देंगे, ऐसे सीक्वेंस में, सीरियल एरो बना करके, कि सबसे पहले ये करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे, तब वो क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे तो उसको कोई पढ़ेगा नहीं, ध्यान रखिए, लिखी हुई चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, डायग्राम में बता के बताओगे, मिल जाएगा, मार्क्स मिलेंगे। तीसरे नंबर पे रोल ऑफ एंजाइम्स। रोल ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं इस पूरी प्रोसेस में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, टोपोआइसिमरेज, बहुत सारे एंजाइम्स, बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। तो रोल ऑफ एंजाइम्स। एंड थर्ड,
अब आएगा क्लोनिंग, क्लोनिंग या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन प्राप्त करना, प्रोटीन प्राप्त करना वहां से। फोर्थ यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो आपने उम्मीद की थी कि बायोटेक्नोलॉजी से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्राप्त करना, क्लोनिंग, उसको जनरली हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक एग्जाम्पल में चलेंगे। अब एग्जाम्पल क्या, अभी जो मेंस एग्जाम के हिसाब से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो 3 चीजें आप लिख लीजिए। पहला बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, पहले वो तीनों फील्ड लिख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल्स, एंड थर्ड बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। चौथा वाला भी पूछते हैं पर जनरली कम क्वेश्चन आता है, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम एक एक करके इनको देखने की कोशिश करते हैं, खास करके जो परीक्षा के प्रश्न हैं वो कैसे सॉल्व होंगे मेंस का। ठीक है, और उनके अलग अलग फील्ड के अलग अलग चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस सेम भी हैं और सुझाव भी सेम होंगे डेफिनेटली। बट फर्स्ट हेल्थ, हेल्थ तो मेंस में बड़ा स्पेसिफिक आंसर लिखना है आपको, वो सीधा सीधा ही पूछ लेगा हेल्थ में बताओ बायोटेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इससे पहले वाला सारा ये आपको हल्का सा बहुत एक पैराग्राफ में देना है या शुरू के 1/4 पे पेज पे देना है। यहां शुरू करेंगे आप, 3 चीजें पकड़ लीजिए हेल्थ वाले में, वो है प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड क्योर, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड क्योर। तो कई बार हेल्थ और फार्मास्यूटिकल मिक्स हो जाएगा, हेल्थ और फार्मास्यूटिकल वाली चीज मिक्स हो जाएगी। ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल में भी वही लिखेंगे कभी पूछेगा तो, और हेल्थ में भी वही लिखेंगे। तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर बोलते ही हम लोग। तो क्योर करेंगे कब, जब बीमारी हो जाएगी, प्रिवेंशन करेंगे जब बीमारी नहीं हुई है, पहले से प्रिवेंट करेंगे। वैक्सीन, जैसे कि वैक्सीन, तो प्रिवेंशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीन। प्रिवेंशन का एग्जांपल कौन सा हुआ, वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन वाला सारा प्रोजेक्ट था, अब वो फार्मास्यूटिकल वाले बनाते हैं। वैक्सीन कौन बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल वाले बनाते हैं। और काम किस में आती है, हेल्थ में काम आती है। तो अब यहाँ आप जो लिखेंगे तो बेनिफिट्स प्रिवेंशन के, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी के हेल्थ में जो बेनिफिट्स लिखोगे तो वहाँ लिखोगे प्रिवेंशन में काम आता है, और डायग्नोसिस, डायग्नोस करना। तो जो आप RT-PCR कर रहे थे डायग्नोस करने के लिए, कोरोना को डायग्नोस कर रहे थे, RT-PCR बायोटेक्नोलॉजी है। RT-PCR क्या है, PCR का उल्टा है RT-PCR। PCR DNA को मल्टीप्लाई करना, जैसे DNA आपके पास बहुत कम है और DNA को आइडेंटिफाई करना है तो उसको PCR बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके लिए भी कैरी मुल्लिस को नोबेल प्राइज मिला था, PCR खोजने पे। RT-PCR खोजने पे भी नोबेल प्राइज मिला था। जब जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं है, जेनेटिक मटेरियल अगर DNA है तो PCR हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा कि किसी के मुंह में, सलाइवा में, नाक में ये वाला DNA मिला, इसका मतलब वो मौजूद है, प्रेजेंट है। लेकिन कोरोना का जो वायरस था, कोविड-19 की जो हम बात करते हैं, SARS-CoV-2, तो वो जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसका जेनेटिक मटेरियल है, DNA नहीं है। तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, मीन्स RNA क्या बनेगा, पहले DNA बनेगा। और टेमिन ने खोजा था, इसलिए टेमिन को नोबेल प्राइज मिला था। इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहा जाता है।
तो आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगी। तो कोरोना का जो टेस्ट होता है वो स्वैब लेता है नाक में से और उसमें से, मुंह में से, गले में से, कहीं से भी। उसमें वो केमिकल डाल के आरटीपीसीआर करते हैं। तो आरटीपीसीआर में पहले आरएनए का डीएनए बनता है, डीएनए का फिर आरएनए बनता है, उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो टेस्ट ट्यूब में फिर रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आया, 3-4 घंटे बाद उसको रखते हैं। 3-4 घंटे बाद वो शो करता है कि ये तो जिसका हमने स्वैब लिया है, सैंपल लिया है, ये सैंपल तो पॉजिटिव है क्योंकि ये कलर आ गया है। क्लियर हो गया? तो पूरा आरटीपीसीआर का प्रोसीजर भी समझ में आ गया। अब इसका मॉलिक्यूलर लेवल भी आपको, बायोटेक्नोलॉजी है, इसका मतलब डायग्नोसिस। जनरली वायरस टेस्ट के लिए एलिजा टेस्ट है, आरटीपीसीआर है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे वायरस को टेस्ट किया जाता है। और ये सारी टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी से तैयार हुई है। तो पहले लिखा हमने वैक्सीन जो प्रिवेंट करती है। वैक्सीन के अलावा प्रिवेंशन के और भी तरीके हैं, जैसे एंटीनेटल डायग्नोसिस, ये भी प्रिवेंट करने वाला काम है। बहुत सारी बीमारियों को बहुत गर्भ के शुरुआती दिनों में, जब वो 5 सप्ताह का है, 10 सप्ताह का है, तब उसका एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के उसमें जीन्स का पता लगाया जाता है कि इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या नहीं। तो 231 डिजीजेज ऐसी हैं जो एंटीनेटल डायग्नोसिस में पता चलती हैं। वो भी प्रिवेंशन है देखा जाए तो। अगर हम उसको रोक सकते हैं, इलाज कर सकते हैं एम्ब्रायो लेवल पे, तो एम्ब्रायो लेवल पे उस पर उसका इलाज, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है? तो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड क्योर। लास्ट में आएगा क्योर, मेडिसिन्स। क्योर में आएगा मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स होंगी जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाएंगी, वो मेडिसिन्स जैसे इंसुलिन, डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए इंसुलिन बनता है, तो ह्यूमन का ही इंसुलिन बनाना, किसी एनिमल से बोरो नहीं करना। सो ह्यूमन इंसुलिन जो बायोटेक्नोलॉजी से बनता है, ह्यूमिलिन के नाम से बनता है, जो इस प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था, उस प्रोसीजर में हम ह्यूमिलिन बनाते हैं। तो हमारा पिछला लेक्चर देखेंगे तो मैंने उसमें ह्यूमिलिन कैसे बनाते हैं उसका पूरा प्रोसीजर बताया। तो पिछला लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी का सर्च करके गूगल पे, उस पर यूट्यूब पे आप देख लीजिए। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं वो पुराने लेक्चर भी देखते जाएं। पहले इतने सारे लेक्चर दिए हैं, बहुत नॉलेज है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ बोला गया है यहाँ इस मंच से कि आपको अगर उसका होमवर्क करोगे और उसको पढ़ोगे और उसको सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम में ज्यों की त्यों दिखेंगी आपको। वही है, क्योंकि हमने यहाँ सिविल सर्विसेज के सिलेबस को ही बोला है, उसी को एक्सप्लेन किया है। और मेंस में लिखना तो पक्का आ जाएगा आपको, शानदार तरीके से आ जाएगा। आपके पास कोई वर्ड्स की कमी नहीं रहेगी, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट पहले पीछे जा कर के सुनना पड़ेंगे। जितने ज़्यादा सुनोगे उतने परफेक्ट बन जाओगे, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर कोई हमको भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करना चाहते हैं। फ़ोन पे कौन आईएएस बन सकता है? फ़ोन पे बात करके कैसे आईएएस बनेंगे? अब घंटों का यदि आपको गाइडेंस चाहिए, घंटों तक हम गाइडेंस देते रहें तो उसका तो हमको भी बोलना नहीं पड़ेगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और किसी को लगता है कि इनको यूट्यूब से बहुत कमाई हो रही है और हम इनको कमाई बिल्कुल नहीं करने देंगे, इसलिए हम एज ए प्रोटेस्ट हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर ये है तो ये भ्रम निकाल दीजिए, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है। पूरे साल में 30,000 रुपये कमाई होती है, पूरे एक साल में 30,000 रुपये आते हैं। ठीक है? तो हम कोई करोड़पति, जो दूसरे लोग नाच गा करके कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा तो हमने भी अगर खाना खाते हुए, नहाते हुए वीडियो बनाया होता तो अभी हम भी करोड़पति हो जाते हैं। हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है ना? आपको आईएएस बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री दे दी है, उसको ईमानदारी से देखिए। हम करोड़पति नहीं बनेंगे, चिंता मत करो नहीं बनने वाले उससे हम बनेंगे करोड़पति। कभी बनना चाहा हमने तो हम बन जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तरीके हैं हमारे पास बहुत सारे। ठीक है? बहुत सारे काम आते हैं हमको। हम कोई बेरोजगार नहीं है और बहुत परेशान भी नहीं है ठीक है ना? वो कोई समस्या नहीं है हमारे साथ। चलिए, तो वो देखिए जरूर पीछे जा करके। मुझे लगता है कुछ लोग देखते नहीं हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे तो ये बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तो उस चक्कर में हमको एक किसी कारण से विरोध स्वरूप देखना नहीं है बिल्कुल भी तो वो बात अलग है, वो करना है तो फिर बात अलग है। आप बनेंगे भी नहीं फिर, या बनेंगे तो फिर कोई दूसरे लोगों के सहयोग से बनेंगे, हमारे सहयोग से तो नहीं बनेंगे।
ठीक है ना। तो अच्छा तरीका है, पीछे सारे वीडियो देखिए का, मुझे नहीं लगता उनमें कोई गलत चीज़ है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप बोलते हैं, तो पुराने वीडियो में हो सकता है मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, किसी वर्ड को ठीक से नहीं बोल रहा हूँ। बाकी मीनिंग गलत मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि मीनिंग अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं छेड़ता नहीं उस चीज़ को, और नहीं होता तो मैं पहले पढ़ के आता हूँ, या फिर मैं रखता ही नहीं हूँ उस बात को, या क्लास में पूछ लेता हूँ मैं, भाई ये सही है क्या। तो हम कभी भी गलत मीनिंग नहीं बताएंगे आपको। प्रोनाउंसिएशन वाली इशू हो सकता है, क्योंकि मदर टंग तो हिंदी है, थॉट प्रोसेस भी हिंदी है, तो इंग्लिश तो नहीं बोल पाते हैं उतनी ज़्यादा। लेकिन ये है कि जितना इंग्लिश बोलते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलते जाओगे, जितना ज़्यादा बोलते जाओगे उतने बोलने में फाइननेस आती जाती है ना, वो फिनिशिंग आती है। तो वो तो अब धीरे धीरे बाद में आएगी। 10 साल बाद का शायद आप लेक्चर सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग रहेगी तो वो बात अलग है। खैर, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हेल्थ वाले सेक्टर में बात कर रहे थे, ठीक है। तो हेल्थ में ढेरों एग्जाम्पल हैं दवाइयों के भी, तो जितना आप लिख सकें, जो भी लिख सकें। चलिए, तो अब वही वाली चीज़, वही पॉइंट्स आ जाएंगे सारे के सारे। बेनिफिट्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? गवर्नमेंट ने रिसर्च लेवल पे बहुत कुछ किया है, फंडिंग की है, CSIR करता है, CCM भी है पुणे में, नहीं सॉरी पुणे हैदराबाद में, CCM भी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCM भी हैदराबाद। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिपार्टमेंट DST बहुत पैसा देता है, रिसर्च करवाता है। DST, CSIR खूब फंडिंग करते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, सब जगह अब बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में है। अच्छा, वो जो हमने फील्ड लिखे हैं उस फील्ड में एक और फील्ड लिख लीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे तो एक फील्ड बनेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो टेलीमेडिसिन उसी का पार्ट हो जाएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, दूर चिकित्सा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को भी अलग से आप तैयार कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन को भी अलग से कर सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं, ये सब इसी के हिस्से हैं। तो कहाँ बात कर रहे थे? थोड़ा ओपन रखा कीजिए, पीछे जाके आप नोट कर सकें, क्यों मैंने कल भी बताया था आपको कि पीछे भी जा करके आपको करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे थे? हाँ नहीं, टेलीमेडिसिन नहीं, पहले क्या? हाँ यस, यूनिवर्सिटीज़ और वो सब बेनिफिट्स तो आपने वो लिखे। अब लिखे यहाँ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये सब इनिशिएटिव हैं, जा कर के देखिएगा वेबसाइट पे, DST की वेबसाइट पे मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी अलग से सेक्शन। तो एक ब्रोशर है, PDF है, वो डाउनलोड कीजिए, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या हुआ है वो सब आपको बेनिफिट्स में बताएंगे। दूसरा, चैलेंजेस। चैलेंजेस जो हैं वही बजट का चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट, बजट। जैसे डिजिटल डिवाइड है वैसे ही नॉलेज डिवाइड है यहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ा। लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। वैक्सीन हेजिटेंसी थी ना, अभी वैक्सीन हेजिटेंसी, आदिवासी लोग खास करके जंगल में भाग गए थे, हमको वैक्सीन नहीं लगाना, बहुत सारे लोगों ने मना किया था। तो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, वो सब फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, वो सब स्ट्रगल कर रहे थे ना, भाग रहे थे, लगा रहे थे वैक्सीन, तो वो सब प्रॉब्लम थी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी से भी हेजिटेंसी है, तो ये प्रॉब्लम है। स्कूल कॉलेज में लेब जो है प्रॉपर नहीं है, रिसर्च की सुविधाएं नहीं है, लेब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हम हेल्थ के सेक्टर में बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो हमको चाइना से मंगाना पड़ता है। हम पैरासीटामोल भी अपना खुद का पूरा अपने आत्मनिर्भरता से नहीं बना पाते, उसके लिए भी चाइना पे डिपेंड करते हैं। सो 95% से ज़्यादा API चाइना से आता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। चाहे हम वैक्सीन बनाते हों, चाहे हम दवाइयाँ बनाते हों, API के लिए हम लोग चाइना पे निर्भर करते हैं। इसलिए चाइना से बहुत ज़्यादा हम बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल्ड लेबर
स्किल्ड लेबर कहना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, स्किल्ड एंटरप्रेन्योर, स्किल्ड लेबर नहीं, स्किल्ड पर्सन्स, स्टूडेंट, या यूं कहें कि जो काम करने, स्किल्ड वर्कर, वर्कर लिख लो, स्किल्ड वर्कर। स्केलेबिलिटी इशू, कल मैंने आपको बताया था स्केलेबिलिटी इशू, ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत है। लार्ज स्केल पे हमको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन, तो लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, माइक्रो लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। तो स्मॉल लेवल पे छोटा मोटा प्रोडक्शन तो हम लोग कर सकते हैं काम चलाने के लिए, रिसर्च के लिए। बट मैं तो खुद ही रिसर्चर हूँ और मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी में ही रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा तो पीएचडी है और वो सब चीज़ें उसी में है, उसी सेक्टर में। तो हमको सबको आउटसोर्स करना पड़ता है, बाहर से कराना पड़ता है, तो नहीं मिलता हर चीज़ के लिए, चाहे पीसीआर कराना हो, चाहे आरटीपीसीआर कराना हो, चाहे ऑटो रेडियोग्राफी कराना हो, चाहे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, चाहे कोई भी हो, सब बाहर कराना पड़ता है। तो कोई भी रिसर्च करेगा अगर बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसको 5 से 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तब जा कर के पीएचडी हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही महंगा मटेरियल होता है, रिसर्च मटेरियल बहुत महंगा है। ये एंजाइम्स जितने भी हैं सब बहुत महंगे हैं। तो एक रिसर्च पेपर भी आपको निकालना है तो 1 लाख रुपए से कम नहीं जाएगा। 10-15 हज़ार रुपये रिसर्च पेपर वाला, जर्नल वाला लेगा और 80 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ जाएगा मटेरियल का, ठीक है ना। एनिमल वगैरह मिल जाएंगे, प्लांट मिल जाएंगे, बट ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं केमिकल्स। इसके जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं वो जो इसमें काम आते हैं, और वो मशीन्स तो आप खरीद के नहीं ला सकते क्योंकि आपके तो बाद में काम नहीं आएगी। तो प्राइवेट लैब्स बनी हुई हैं, वो प्राइवेट लैब्स जो है आपको सर्विस देती हैं, उनके यहाँ मशीन्स खरीद के रखी हुई हैं उन्होंने। वो एक साथ बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, डेटा तैयार करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, रिजल्ट निकाल के देते हैं। तो कई लोग जो है सुबह वहाँ पर ओवन में करके आ जाते हैं और कहीं करके आ जाते हैं, मशीन पे काम चालू करके आ जाते हैं, शाम को जाके वहाँ से रिज़ल्ट ले लेते हैं, फिर उसको अपने पेपर में लिखते हैं। तो ये एक तरीका है रिसर्च करने का। बट ये तो फिर अगर आप पुणे में चले जाएं, हैदराबाद में चले जाएं, चेन्नई में जाएं, दिल्ली में जाएं, मुंबई में जाएं, तो वहाँ तो ये सब गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है, आपका कॉलेज अवेलेबल कराता है, यूनिवर्सिटी में ये सब सुविधाएं हैं। बट जो हमारी सेकंड ग्रेड सिटी हैं, 2 टायर सिटीज़ जिसको कह सकते हैं, तो ये तो इनमें तो ये सब सुविधाएं नहीं हैं। तो यहाँ तो प्राइवेट आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो रिसर्च में आएंगे कहाँ से लोग। तो रिसर्च में मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता दी। तो गवर्नमेंट को बजट बढ़ाना पड़ेगा, इस फील्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी जीडीपी का 3% है ना टोटल एजुकेशन, R&D में भी और कम है। तो वो 6% जो NEP की बात हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो 6% के बिना ये होगा नहीं, क्योंकि 3% का बढ़ा करके, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर, इसलिए यहाँ पे भी लिखोगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर को तो आपको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्ट करेगा, सारा तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो जितनी, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, 90% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फर्जी हैं। वो केवल मान्यता ले लेते हैं, केवल पैसा कमाने का साधन है, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किराए का होता है। जिस दिन उनके यहाँ इंस्पेक्शन होता है वही सामान दूसरी जगह कॉलेज में पहुंच जाता है, वही फिर इधर उधर घूमता रहता है। 8-10 कॉलेज उससे मान्यता ले लेते हैं उसी सामान से, जबकि वो पूरा फर्जीवाड़ा है, पूरा कंप्लीट फर्जी है। तो वो लोग तो किसी काम के नहीं हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का एक खतरा ये है कि वो फर्जी होता है, सबसे बड़ा खतरा। वो केवल पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट को एक मशीन मानते हैं कि गवर्नमेंट बेवकूफ़ है और हमको पैसा देती है, और उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए हम यहाँ फर्जी, पूरा अस्पताल फर्जी बना देते हैं लोग। नकली पेशेंट, नकली, बस बिल्डिंग असली होती है, बाकी सब कुछ नकली होता है। सारे साधन फिर वो दूसरे अस्पताल में पहुँचा देते। तो 1 करोड़ का सूटकेस, 2 करोड़, 5 करोड़, वो होटल में रुकते हैं 5 स्टार में, चेक करने वाले जो दिल्ली से आते हैं टीम, और उसी सामान को सभी 6-7 कॉलेज, 8 कॉलेज, 15 कॉलेज को मान्यता देके चले जाते हैं उसी सामान से। वही ट्रक में भर के इधर गया, वही पेशेंट इधर गए, वही सब। मुन्ना भाई में देखा था ना आपने, वो अरेंज करता है अस्पताल पूरा। यही सब मेडिकल कॉलेज हैं, यही सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यही फार्मेसी हैं, यही डेंटल है, यही सब है। अब ये लोग क्या तो भारत का निर्माण करेंगे, और इसको काउंट कर रखा है और बोल रखा है प्राइवेट सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन है।
वो फर्जी है, क्योंकि आपने जो वो करवाया है वो सब चोर हैं, ये ऑलरेडी चोर हैं, वो नए चोर हैं, सब मिल गए। और आपको और हमको डिग्री से मतलब है, नॉलेज से मतलब है नहीं। तो मार्कशीट मिल गई, डिग्री मिल गई, बात खत्म। अब सब लोग इलाज कर रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया जिंदगी में, इसलिए उनके कंपाउंडर और नर्स और वही सब करते रहते हैं, वो कभी हाथ ही नहीं लगाते। वो बोलते भी हैं डॉक्टर साहब से ज़्यादा तो हमको ही आता है, वो खुद ही बोल देते हैं। पूछना, आप सुन के देखना उनके कमेंट का। तो ऐसा कब होता है? तभी होगा ना जब उन्होंने कभी अपने हाथ से कुछ नहीं किया हो। तो बहुत ही खतरनाक फील्ड है हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी तो भूल ही जाओ, तो इसलिए रिसर्च में क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगला देखिए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अब यहाँ बहुत सारा है, सीड के लेवल पे भी है, पहले वाले लेवल पे भी है। पेस्टिसाइड, अच्छा पेस्टिसाइड न डालना पड़े और जीन्स ही ऐसे हों कि उसमें इंसेक्ट न लगे, क्योंकि पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब उसमें वो होगा क्या, कीड़ा लगेगा। लेकिन कीड़ा न लगे तो उसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन उसी का एग्जाम्पल है, हालांकि वो निगेटिव गया काफ़ी हद तक, लेकिन बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजेंसिस, वही एक्सपेरिमेंट है। बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, बीटी ब्रिंजल। तो बीटी के ऊपर बहुत सारे, जिन जिन में भी कीड़ा ज़्यादा लगता है उन सबको बीटी, बैसिलस थुरिंजेंसिस। उसकी टेक्नोलॉजी मैंने पहले बताई है, वो खा जाता है तो उसकी इंटेस्टाइन फट जाती है कीड़े की, तो उसके बाद अगली प्रोजेनी तो तैयार नहीं होती, इस तरह से कीड़ा बाहर हो जाता है। तो मॉन्सेंटो कंपनी बनाती है, वो सब स्टोरी है। तो खाने पीने की चीज़ें जितनी भी एग्रीकल्चर में तैयार होती है, तो सीड के लेवल पे, सीड बनाने से लेकर के बाद में कीड़ा लग जाता है तो बायो फर्टिलाइज़र बनाना, नैनो फर्टिलाइज़र बनाना, अब इसके साथ नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बना करके नैनो फर्टिलाइज़र्स, नैनो यूरिया, वो सब, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है फर्टिलाइज़र बनाने में, बायो फर्टिलाइज़र बनाने में। ठीक है, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के साथ वीडीसाइड्स, वीड्स को ख़त्म करने के लिए। एंड फूड को फ्लेवर बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, फ्लेवर कलर चेंज करने के लिए फूड का। एंड न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, फोर्टिफाइड फूड। विटामिन ए जोड़ दिया, गोल्डन राइस, फेमस एग्जाम्पल गोल्डन राइस। राइस विथ, वो नहीं करते, लुक्स लाइक गोल्ड नहीं है, वो सोने जैसा नहीं दिखते, दिखते चावल ही है, बट उसको गोल्डन राइस इसलिए बोला क्योंकि विटामिन ए उसमें है। सो न्यूट्रिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एडिटिंग करके, वही डीएनए में चेंज करके। ठीक है, तो ऐसे फूड चेंज होगा। पहले तो स्पीशीज लेवल पे चेंज हुआ था शुरू में तो, अब बट अब फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, जो पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, तो बहुत कम पानी में ड्रॉट प्रॉन, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जल प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी फसलें, ड्राउट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंस। तो जीरोफिटिक कंडीशन में भी आप उसको उगा सकेंगे, बहुत कम पानी जहां है वहां फसलें उगा सकेंगे। कुछ समुद्र में जो खारा पानी है, या खास करके जो एस्चुराइन एरिया है, या जो सुंदरबन डेल्टा है, डेल्टा एरिया में, वहाँ पर जो है सैलिनिटी बहुत है। तो सैलिनिटी वाले में यदि आपको चावल उगाना है तो सैलिनिटी रेजिस्टेंट, सलाइन रेजिस्टेंट, तो वहाँ लवण प्रतिरोधी, क्योंकि वहाँ सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ ऐसे चावल की किस्में और वो सब तैयार, हमारा पूसा तैयार करता है ना,
तो बायोटेक्नोलॉजी से ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR काम करता है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट भी है। डॉक्टर स्वामीनाथन की बहुत सारी किताबें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इसके बारे में काम करते हैं। बट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी एक तरह का एक रिवॉल्यूशन है। और GM क्रॉप्स तो हैं ही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बेटर यील्डिंग, बेटर साइज, बेटर कलर, बेटर टेस्ट, फ्लेवर एंड फोर्टिफाइड फूड, GM क्रॉप्स। बट GM क्रॉप्स जो है अभी भारत में अलाउ नहीं है। एजेंसी है जेनेटिकली GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अप्रूवल या अप्रेजल, कुछ लोग अप्रूवल भी लिख देते हैं, अप्रेजल कमेटी। तो क्या करती है ये वॉच करती है, वॉच डॉग है, निगरानी करने का काम इसका है। भारत में कोई अवैध GM क्रॉप तो नहीं बिक रहा है, GM सीड तो नहीं आ गया है। खास करके यूरोप भी बहुत डरता है। इंडिया में भी केवल कपास में, बीटी कॉटन में हमने बात किया। बीटी ब्रिंजल बांग्लादेश में बना है और भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है। आप सबकी सब्जी मंडी में जिसमें कीड़ा नहीं है ऐसा बैंगन आप लेके आते हैं, 1 किलो बैंगन लेके आए और एक भी कीड़े वाला नहीं निकला, तो वो बीटी बैंगन है, बीटी ब्रिंजल है, GM क्रॉप है। बैंगन मतलब कीड़ा होता ही है, जिसमें नहीं भी निकला उसमें भी है, वो बस आपको दिख नहीं रहा है वो बाद में दिखता, बाद में निकलता। ठीक है, अंडे तो है ही है उसके उसमें। तो फिर कौन सा ऐसा है जिसमें एक में भी नहीं निकला, मतलब वाकई में अंडे भी नहीं होंगे, तो वो GM क्रॉप है। इसका मतलब आप तो खा ही रहे हैं, तो GM क्रॉप तो आ चुका है। GM सरसों, GM मस्टर्ड, GM मेज, भुट्टे खा रहे हैं हम लोग, एक जैसे मीठे मीठे एक जैसे दाने होते हैं सिलसिलेवार। जनरली आप भुट्टा देखते होंगे ना, मक्का जो अभी इसमें मक्का आता है, तो उसका अगर आप भुट्टा देखें तो वो उसमें दाने जो है तिरछे होते हैं, उल्टे सीधे होते हैं, और इस टाइप का हमारा देशी जो होता है बीज इंडिया का, वो बड़ा उठपटांग सा, उसमें कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन बाद में हाइब्रिड भुट्टा आना शुरू हुआ पिछले 30-40 सालों में, तो उसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट दिखता था, साइज भी थोड़ी मोटी दिखती थी और थोड़ा वो एक लीनियर होते थे, एक लाइन में होते थे। वो हाइब्रिड था जब हमने जीन्स के साथ छेड़छाड़ किया। लेकिन जो एकदम परफेक्ट साइज के, जैसे आप 10 भुट्टे लाए या 6 लाए, 6 जो थे वो पूरे एक ही साइज के हैं और एक जैसी लाइन है और एक जैसा कलर है और एक जैसा टेस्ट है, मीन्स GM क्रॉप्स। क्लियर? GM पहचानने की क्वालिटी समझ में है ना, GM ये है, तो GM मेज, तो इसका मतलब हमारी डेली लाइफ में आ चुका है। GEAC को पता ही नहीं है, GEAC बोलती है कि हमको नहीं पता, भारत में है ही नहीं, ये यहाँ मार्केट में मिल रहा है सब। तो ये तो बहुत ही बुरी हालत है। अमेरिका जानबूझ करके GM क्रॉप खाता है और खिलाता है। वहाँ के लोग डेयरिंग है, डरते नहीं है एक्सपेरिमेंट से। वो बोलते हैं हम GM खाएंगे, जो करेंगे। अब GM के रिजल्ट आएंगे 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद। अभी चूंकि 20 साल हुए हैं, तो अब रिजल्ट आना अब 10 साल के आसपास शुरू होंगे कि उससे क्या बीमारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो बहुत रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है बट वो लोग तैयार हैं उसके लिए। तो अमेरिका में ये स्टाइल है उसका, वो दवाई खाओ, जिंदा रहो, बीमार हो रहे हैं इलाज करो, लेकिन एंजॉय करो, हर चीज़ को एंजॉय करना है। वो गोली खाना है, ऑपरेशन करा लेना है, इंजेक्शन लगा लेना है, वैक्सीन, मरना है एक दिन, एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो। अमेरिकन स्टाइल ये है, डरते नहीं है। यूरोप वाले डरते हैं, ठीक है। तो यूरोप वालों में और अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंस है सोचने में। इसलिए वो कोई भी वैज्ञानिक प्रगति होती है, कोई भी नई चीज़ आती है, वो सबसे पहले यूज़र वही होते हैं। अमेरिका होता है, वो यूज़ करता है, हम करेंगे, परमाणु बम भी तो सब जो भी है वो सब करते हैं उसको, वो तो ये हमको करना है, बस इसको हम करेंगे। हम सब सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, थर्ड हैंड बहुत सारे देश कर चुके होते हैं, फिर हम करते हैं। तो ये है। तो एग्रीकल्चर तो ठीक ठाक हो गया, मतलब अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। एक और
है इसके साथ प्रॉब्लम। टर्मिनेटर सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटर सीड, बहुत सारी कंपनियां ये चाहती हैं कि आप देखते होंगे कि किसान जब भी कुछ उगाता है तो अपनी फसल में से कुछ बचा लेता है अगले साल के सीड के लिए, कि इसी को हम बोएंगे, तो जब भी अगले साल हम बोनी करेंगे तो ये हमारा सीड हो जाएगा, ये 1 साल पुराना, या पड़ोसी से एक्सचेंज कर लेता है सीड। जिसके पास गांव में अच्छा फसल होता है तो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो उसको बोलता है आपका सीड हमको दे। तो ऐसे, लेकिन ये जो कंपनी सीड बनाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जीएम वाला या जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, इस सीड में वो एक जीन डाल देती है। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है? टर्मिनेटर सीड बोलते हैं इसको। टर्मिनेटर सीड मीन्स ये एक ही फसल होगी, इसके बाद ये उगेगा नहीं। उसको आप खा सकते हो, मेज़ है उसको खा लो, गेहूं उगा दिया तो उसका आटा बना के रोटी बना लो, बाकी उस गेहूं को आप उगाने जाओगे, चने को उगाने जाओगे, मूंग को उगाने जाओगे तो वो उगेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा, और कभी अंकुरित हो भी गया तो उसमें फल नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटर सीड। वो टर्मिनेट हो गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया, आगे की प्रोजेनी तैयार नहीं होगी, स्टेराइल्स बना दिया उसको, और उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि हम उसमें से पौधा निकाल सकें। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। यानी अगले साल आपको सीड की ज़रूरत है तो आप उसकी शॉप पे जाओ कंपनी की, फिर वो आपको सीड देगा, फिर वो आप अपना सीड तो बचा के रख ही नहीं पाते हैं, तो हमेशा के लिए आप डिपेंड हो गए। इसलिए भारत में यदि बहुत ज़्यादा फसलें इस टाइप की हो जाए तो ये चिंता की बात है, क्योंकि हमको फिर अमेरिका की जो मॉन्सेंटो कंपनी है उसकी शॉप से बोरे उठा के लाने पड़ेंगे सीड के, क्योंकि हम अपना सीड जो घर में तैयार करते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो खेती बहुत महंगा काम हो जाएगा ना, बहुत ही महंगा काम हो जाएगा। मुझे लगता है ये आपको का सारे एस्पेक्ट एग्रीकल्चर वाले क्लियर हो गए। फार्मास्यूटिकल तो मैंने अभी हेल्थ के साथ काफ़ी हद तक बता ही दिया। अब कौन सा वाला बचा था? एक और बचा था, हमने बताया था। हाँ, इंडस्ट्री वाला जो है, इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। तो डेयरी इंडस्ट्री में खूब फर्मेंटेशन जहाँ जहाँ होता है, योगर्ट बनाना, केक बनाना, बेकरी, एंजाइम्स, जाइमेज एंजाइम से जो हम यीस्ट का उपयोग जहाँ हो रहा है, तो यीस्ट है, बैक्टीरिया है, इन सब को लेकर के जितना कुछ बनता है वो सारा, इसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, उसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी भी जुड़ता है। तो वहाँ आप बहुत सारे क्वालिटी फूड और वो सब चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा थोड़ा जल्दी से देखते हैं स्टेम सेल टेक्निक में चलते हैं। वो आप उधर क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी या हेल्थ में भी लिख सकते हो स्टेम सेल को, और अगर उसका यूज़ अगर मेडिसिन में उसमें है तो उसको फार्मास्यूटिकल में भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल्स वो रॉ सेल्स हैं जिनसे कुछ भी बनाया जा सकता है। स्टेम सेल्स के टाइप जाकर के देखिएगा, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, फोटोग्राफ मिल जाएगा, इमेजेस में जाके देखेंगे तो आपको पूरा चार्ट आ जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल। सबसे पहला टाइप होगा टोटीपोटेंस, टोटीपोटेंट सेल, स्टेम सेल्स, TSC, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। इनमें टोटल पोटेंशियल होता है। टोटल पोटेंशियल अभी बताता हूं मैं आपको। ओलिगोपोटेंट, फिर लिखिए ओलिगोपोटेंट, ओलिगो, प्लूरीपोटेंट, यूनिपोटेंट या मोनोपोटेंट, यूनिपोटेंट, ये खास प्रकार है। तो चलते हैं चलिए फर्स्ट वाला, टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल, जैसे मैं आपको कई बार पहले भी एग्जांपल दिया कि आटा जो होता है उससे हम बिस्किट भी बना सकते हैं, उससे नमकीन भी बना सकते हैं, उससे पराठा भी बना सकते हैं, उससे रोटी भी बना सकते हैं, उससे लिट्टी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आटा है, रॉ मटेरियल है उसका। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो सेल होती हैं, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के समय में जो सेल है वो
सेल स्टेम सेल होती हैं, वो स्टेम सेल टोटीपोटेंट होती है, उनसे कुछ भी बन सकता है। क्योंकि उसमें यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना होगा। क्या होता है कि सेल है तो उसमें कितने आदेश हो चुके हैं, यानी डीएनए का ऑर्डर, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लेवल पे वो कहाँ पहुँच गया, यानी सेल्यूलर डिफरेंशिएशन कहाँ पहुँचा, सेल का डिफरेंशिएशन हो गया है क्या। अगर सेल का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो वो टोटीपोटेंट सेल है। सेल का डिफरेंशिएशन कुछ लेवल तक हो गया है, यानी कि ये हो गया है कि ये हेड वाले रीजन को बनाएगी, लेकिन हेड में ये माउथ बनाएगी, टिथ बनाएगी, नोज बनाएगा या आंख बनाएगा, ये नहीं हुआ है, ओलिगोपोटेंट। अब ये बताया कि आंख बनाएगी, ये वाली जो सेल है ये आंख बनाने वाली सेल है, लेकिन बट कॉर्निया बनाएगी, रेटिना बनाएगी या क्या लेंस बनाएगा, क्या बनेगा, ये तय नहीं हुआ है, तो वो प्लूरीपोटेंट वाला हो गया। और लास्ट में जब हो जाएगा कि ये कॉर्निया बनाने वाली है और कॉर्निया में भी रॉड सेल बनाएगी, तो यूनिपोटेंट सेल। अगर किसी को रॉड्स की प्रॉब्लम है या कॉन्स की प्रॉब्लम है और वही वाला स्टेम सेल है, तो उससे रॉड्स बनाए जा सकते हैं, रॉड्स को आप जनरेट कर सकते हो, रॉड सेल्स को जनरेट कर लेंगे। क्लियर, ठीक है ना। तो ये वाला जो चीज है ये आपको ऐसे स्टेम सेल में डिफरेंशिएशन कितना हुआ है, उसे काम कितना सौंपा है। आपको जैसे काम सौंपते हैं कि आप बदबदा जाएंगे, आप इधर जाएंगे, आप उधर जाएंगे, तो जहां तक पहुंचे, जहां तीनों तरफ जाने का रास्ता है, वहां तो आपके पास तीनों के ऑप्शन है। आगे चले गए तो फिर आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे। किसी एक जगह पर जब आप नेहरू नगर से उधर आगे निकल गए और बिल्कुल ही नील बढ़ के उधर चले गए, तो अब आपके पास सिर्फ उधर आगे जाने का रास्ता है। अब इधर तो लौटने की संभावना नहीं है, एक तरह से यूं तो लौटाओगे, लेकिन उसमें नहीं है स्टेम सेल में। इसलिए तो स्टेम सेल प्रिजर्व जो कराते हैं वो प्लेसेंटा का कराते हैं, इसके लिए प्लेसेंटा का बैंक बनता है, प्लेसेंटा बैंक, जीन बैंक या स्टेम सेल बैंक। तो आजकल छोटे बच्चों का प्लेसेंटा बुक करा लेते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है और उस प्लेसेंटा को बैंक में रखते हैं। तो बैंक क्या करता है, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करता है बहुत ठंडे में, -40 डिग्री से, 40 तो बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, 15 डिग्री, -12 डिग्री, ऐसे में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको, क्रायोलॉजी। तो उससे क्या होगा, उससे फ्यूचर में कभी उसको टोटीपोटेंट की ज़रूरत है तो वो निकाल पाएगा। जैसे बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनाने वाली हीमोपोएटिक सेल्स होती हैं, बट ये हीमोपोएटिक सेल ऐसी सेल हैं जो कोई सा भी ब्लड टिश्यू बना सकती हैं, यानी ब्लड सेल्स बना सकती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, प्लेटलेट्स हैं, क्या बनना है वो कोई भी, तो वो हमारे बोन मैरो में होती है। तो हमारे पास भी होती है, ओलिगोपोटेंट सेल्स भी होती हैं हमारे पास, मल्टीपोटेंट, कई तरह की सेल्स होती हैं, यूनिपोटेंट भी होती हैं। कुछ रॉ मटेरियल जैसे एग सेल्स होती हैं फीमेल में ओवम बनाने वाली, ऑलरेडी वो सब यूनिपोटेंट होती है, वो आगे जाके ओवम ही बनाती हैं, वो फिक्स हैं पहले से ही है, वो गिन के रखी हुई हैं। वो 45 साल के एज में मेनोपॉज होगा तब एग बनना बंद हो जाएंगे, तो उतनी सेल पहले से रखी हुई हैं, एक साथ दी हुई है। तो गर्ल चाइल्ड होता है तो उसके अंदर वो सेल्स पहले से ही रखी होती हैं, बचपन से ही होती हैं। अब वो जब खत्म हो जाती हैं तो बस ओवम बनना बंद हो जाते हैं, लास्ट ओवम बना बस उसके बाद मेनोपॉज हो गया, बस उसके बाद नहीं बन पाता। तो वो यूनिपोटेंट सेल है, वो स्टेम सेल ही है, उनका फिक्सिंग है, उनका डिफरेंशिएशन हो चुका है, उन्हें ऑर्डर दिया जा चुका है कि तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा और ट्रांसलेशन क्या होगा और लास्ट प्रोटीन क्या बनेगा, फिक्स। इसका मतलब है कि उसके डीएनए को सारे मैसेज जा चुके हैं, डिटर्मिनेशन है पूरी तरह से, सेल डिफरेंशिएशन। सो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, काम नहीं सौंपा गया है, दीज आर स्टेम सेल्स। और वो टाइप्स मैंने बता दिए आपको, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। अब ये सेल्स इतनी शानदार टेक्निक है कि इससे आप इलाज कर सकते हैं। भविष्य में आपको किसी प्रोटीन की ज़रूरत है, किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किसी ऑर्गन की ज़रूरत है, आप बाहर बना सकते हैं, ठीक है, उसको ऑर्डर दे सकते हैं। रिपेयरिंग करने में काम आएगी, इलाज करने में काम आएगी, ब्लड बनाने में काम आएगी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने में काम आएंगे। तो स्टेम सेल थेरेपी अभी खबरों में इसलिए थी, खास करके HIV के कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं यूएस में, 4 पेशेंट खास करके,
अभी तक 4 पेशेंट जिनको HIV था, उनका पूरा ब्लड हीमोपोइटिक टिश्यू जो होता है, जो हीमोपोइटिक सेल्स हैं, वो पूरी बदल दी उन्होंने। कहाँ से? स्टेम सेल टेक्निक से। तो स्टेम सेल टेक्निक से ये बदली, तो ये वाला इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज स्टेम सेल टेक्निक। क्लियर? तो ये चीज़ जो है ये आप लिखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए। चैलेंजेस इंडिया में इस टेक्निक के क्या चैलेंजेस हैं? अगेन वही सारी प्रॉब्लम है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, वही सब लगभग इशू। ठीक है। और स्टेम सेल के माध्यम से यदि आप ऐसे कोई डिज़ायर्ड चीज़ें करोगे यूजेनिक्स के हिसाब से, और ये सब जैसा हम लोग उधर भी कर सकते हैं, IVF जो हमने बताया वो, तो डिज़ाइनर बेबी, तो सोसाइटी में वही एक प्रॉब्लम है, इंडियन सोसाइटी में स्टिग्मा वो होता है, आप जानते हो, लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये है अभी ऐसे ही 3 पेरेंट बेबी, जल्दी से करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पहले भी बताया है, शायद पहले मैंने कई बार बताया, मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं इसके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है। 33 जीन्स होते हैं उसमें, 33 जीन्स, 33 प्रोटीन बनती हैं, वो मदर से आती हैं, पुरुष में भी मदर से ही आती हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का केवल न्यूक्लियस अंदर जाता है, और न्यूक्लियस जाता है 23 क्रोमोसोम फादर कंट्रीब्यूट करते हैं, मदर 23 क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करती हैं, 46 क्रोमोसोम, और अदर जो क्रोमोसोम तो नहीं है, लेकिन वो क्या है? जीन्स है, मीन्स DNA है। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA, माइटोकॉन्ड्रिया मदर का होता है जाइगोट में, तो मैटरनल कैरेक्टर आते हैं। तो पिछले दिनों ऐसी चीज़ें आई कि हर शायद 2000 में से, 1200 में से या 1500 में से, पता नहीं एग्जैक्ट क्या, देख लीजिएगा, 1200, 1500 नहीं, 6000 में से, 6000 में से एक बच्चा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA खराब होता है, उसका डिसरप्शन होता है, मतलब उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ठीक नहीं होता, डिफेक्टिव होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, हर 6000 में से, 6000 नहीं, कोई आंकड़ा कुछ दूसरा है, देख लीजिएगा, जो भी 6000, 2000 है, उसमें से एक बच्चा जिसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब होता है, तो उसको जिंदगी भर कोई न कोई बीमारी होगी, क्योंकि वो जो 33 प्रोटीन बननी है वो अगर शरीर में नहीं है, तो फिर कोई न कोई डेफिशिएंसी की वजह से कोई न कोई प्रॉब्लम तो जिंदगी भर रहेगी। तो ऐसे बच्चों का अगर पता चल जाए जिसकी मदर का माइटोकॉन्ड्रिया ठीक नहीं है, तो ऐसे में माइटोकॉन्ड्रिया किसी डोनर से लिया जा सकता है। तो यूरोप में तो ऐसे केस बहुत हो रहे हैं, लेकिन भारत में भी शुरू हुआ है। तो ऐसे बच्चे को 3 पेरेंट होंगे, 23 क्रोमोसोम फादर से आए हैं, 23 मदर से आए हैं, और 23 उस माँ से आए हैं जिन्होंने अपना माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट किया है। तो 33 प्रोटीन उसके अंदर वो भी है उसके शरीर में, इसलिए उसके 3 पेरेंट, इसलिए 3 पेरेंट बेबी। क्लियर हो गया? 3 पेरेंट बेबी क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, मैटरनल इनहेरिटेंस। और मैटरनल इनहेरिटेंस हमारी पुरानी जो गुत्थी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और वो उन सबको भी ठीक तरह से सुलझाता है। हिस्ट्री को ठीक से समझना है आपको, तो हम सब के पेरेंट्स, खास करके हम सब की मदर कौन रही होंगी, तो हम ऐसे ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तो वो वहाँ मिलती है अफ्रीका में, लूसी को मान सकते हैं। वो पूरे ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं दुनिया के, उन सब की माँ है। तो हम सब एक ही माँ की संतान हैं। अफ्रीका में थी वो, वहीं से माइग्रेशन हुआ है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ठीक है। और वही आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी वहाँ से प्रूव होती है। अर्ली इंडियंस, टोनी जोसेफ, पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा उन्होंने DNA का उसका हवाला दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA से आप ह्यूमन एंसेस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, माइग्रेशन कैसे हुआ है। क्लियर? तो ये जो पूरी चीज़ थी ये इस तरह से है। मुझे लगता है बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा परिचय हुआ होगा। बची हुई कुछ चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए, शांति पाठ।
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की